आज अपन स्टार्ट करेंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हर चैप्टर में ना दो तीन चीजें होती है, इसमें मोटा मोटी एक ही चीज है और वो है फैराडेज लॉ। एक लेंज लॉ भी है इसमें, लेकिन लेंज लॉ आपको डायरेक्शन में हेल्प करता है। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ेंगे आप मेनली, जिसका नाम है फैराडेज लॉ। मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर का कंटेंट लिख देता हूँ। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन फैराडेज लॉ, इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल मतलब लेंज लॉ भी पढ़ लेंगे, इसके साथ ही भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एक साथ होंगे ये। ठीक है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट और उनका नियम, और सिर्फ एक ही चीज है इस चैप्टर में। ठीक है, वही। फिर उसके बाद में अपन इसको सब टॉपिक में डिजाइन कर सकते हैं कि हम इसको मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं, है ना। उसके बाद में एक टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे जिसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये इजी परीक्षाएं जैसे कि आईआईटी मेंस और नीट बहुत बार नहीं आता इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर जनरेटर वगैरह, एसी जनरेटर, मोटर मोटर जनरेटर, यानी ये इसके एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। मतलब मेन चीज एक ही है इसमें, मैथमेटिकल, जो है फैराडेज लॉ। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखो, आप विभिन्न अंग्रेजों को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि फैराडे को पहले से ही इस बात का एहसास था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो ऐसा भी होना चाहिए कि हो सकता हो कि दो अलग अलग फील्ड हो गए ना, ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो। उसको जानना चाहते थे। एनसीईआरटी में ना बाकायदे ये लाइनें लिखी हुई हैं कि फैराडे ने जब ये आइडेंटिफाई किया कि एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, मतलब उसकी वजह से अगर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है तो चार्ज मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो ऐसा होगा। तो एनसीईआरटी में बाकायदे लाइन लिखी हुई है कि फैराडे को लोगों ने कहा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कर दिया। तो माइकल फैराडे का आंसर था कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इसका क्या यूज़ है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो वो भी किस काम का है, सारे दिन तंगी तो कर रहा है वो, और वो न्यूटन बन सकता है, आइंस्टीन बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कि ये बाद में, अब आप देख ही रहे हो ये क्या बन गया है, आपका एसी, टीवी, फ्रिज, आप कुछ भी, मोटर, कुछ भी ले लो आप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिना चल पाना संभव नहीं है। अगर माइकल फैराडे नहीं होते तो वो नहीं कर पाते अपन। और ये बहुत ही नॉन मैथमेटिकल बंदा है, केवल 8 पढ़ा हुआ है, और लोहार का बेटा है, और बहुत ही गरीब आदमी है ना। इन्होंने कोई मैथ्स नहीं दी, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करते थे, और वो एक्सपेरिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। तो एक दिन हताश निराश अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये, तो उनको कुछ रिजल्ट्स मिले। वो रिजल्ट्स प्रोड्यूसिंग एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने यहाँ पर आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला था कि गैल्वेनोमीटर है आपके पास, है ना, कैसा भी स्ट्रक्चर बना लो, ये गैल्वेनोमीटर है, या फिर मैं कोई वायर वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, कि कोई भी गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अगर इस कॉइल में कोई करंट आता है तो गैल्वेनोमीटर को पता चलेगा। इसमें ना कोई भी करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट नहीं है, सोर्स नहीं है कोई, है इसके पास कोई चीज नहीं है जिससे इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं। तो एक कंडक्टिंग कॉइल के साथ आप एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दीजिए ऐसा। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या देखा कि इसके पास मैग्नेट लाने से या इससे दूर मैग्नेट ले जाने पर इस कॉइल में, इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि बहुत माइनर करंट को डिटेक्ट कर लेता है ये। मेरे कहने का मतलब है कि किसी मीटर को अगर आप किसी कॉइल के साथ अटैच करते हो जिसमें कोई करंट नहीं है, जिसमें कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का, अगर उसके पास कोई बार मैग्नेट लाते हो या फिर कोई भी मैग्नेटिक सोर्स लाते हो,
तो इस नीडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन। ये कैसे आया होगा? नीडल में तो डिफ्लेक्शन केवल तभी आ सकता है जब कोई करंट ड्राइविंग सोर्स हो, यानी चार्ज ड्राइविंग सोर्स हो। ऐसा इस मैग्नेट ने कैसे प्रोड्यूस किया होगा? अच्छा, फैराडे ने ये भी देखा कि अगर इस मैग्नेट को आप यहाँ लाके स्टेशनरी कर देते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, और अगर आप इस मैग्नेट का मूवमेंट फास्ट करते हैं इसमें डिफ्लेक्शन क्या आता है, ज़्यादा आता है। यानी कि मैग्नेट का मोशन में होना, या फिर रिलेटिव टू दिस कॉइल ऑफ कोर्स, ऐसी चीज जो है वो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही होगी, है ना। इसको मैथमेटिकली भी लिखने की कोशिश करेंगे अपन बात को। बात मोटा मोटी ये है कि किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर आप रिलेटिव मोशन करते हो तो कॉइल में आपको करंट देखने को मिलता है, बिना किसी सोर्स के। बिना किसी सोर्स के कैसे करंट देखने को मिल सकता है? यानी वो मैग्नेट ही, ये जो मैग्नेट है यही उस करंट का सोर्स होना चाहिए, लगभग लगभग, है ना। बाद में हमें पता चलता है, अभी पता चलेगा कि अगर वैराइंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, ईएमएफ। मैं इसके और एक्सपेरिमेंट लिख देता हूं माइकी फैराडे के। एक तो ये, एक आपको ईएमएफ तब भी देखने को मिलेगा जब आप एक कॉइल लेंगे ऐसी, जिसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, अपन ऐसी ले लेते हैं ऐसे, हाँ। ये पूरा ही सर्कल बनना चाहिए, लेकिन करंट कहीं से तो कहीं पर ऐसा होना चाहिए कि करंट आ रहा हो, जा रहा हो, कुछ भी। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पास कोई भी सोर्स नहीं है जिसमें करंट हो सके, जो करंट प्रोड्यूस कर सके। इसके पास में आप दूसरी कॉइल लाइए जिसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, और आप यहाँ पे भी आर ले सकते हैं कोई ऐसे। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लोइंग करंट क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये आमने सामने रखी हुई चीजें है ना, मैंने तो ऐसे बना दी इनको ऐसे। ये चित्र आपको कैसे ज्यूम करना है कि ये दोनों एक कॉइल एक दूसरे को क्या कर रही है ना, फेस कर रही है, तो इसमें करंट जाएगा ऐसे, है कि नहीं? अगर ये क्या मैग्नेटिक सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, एक एक करंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। अगर आप इसको इसके पास ले जाते हो तब भी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नोटिस करवाएगा आपको, ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो तीसरे एक्सपेरिमेंट में, ये मान लो वही कॉइल है जिसके साथ कोई सोर्स अटैच नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी प्रोड्यूस कर सके, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर केवल अटैच्ड है। ये आपको पता ही है कि कोई फील्ड, कोई फोर्स, कोई ईएमएफ कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट कर पाता है। इसके सामने इसके पास में एक और कॉइल रख दो आप, जिसके साथ आप सोर्स अटैच कर लो, जैसा पिछला डायग्राम था, एक ईएमएफ का सोर्स अटैच कर लो आप। क्या होगा अगर आप यहां पर लगे हुए स्विच को क्लोज या ओपन करते हो, जैसे मान लो इसमें क्लोज किया आपने इसको, तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो जैसे ही आप क्लोज करते हो ना तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये बात समझो, जैसे इस स्विच को बंद करते हो, बंद करने का मतलब चालू करना है एक्चुअली, बिजली चालू करना, और फिर जैसे ही इसको ऑफ करते हो, जिस मोमेंट पे ऑफ करते हो उस मोमेंट पे भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन। अच्छा, बाकी टाइम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बाकी टाइम कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता ये गैल्वेनोमीटर, ऐसा कैसा पड़ा रहता है अगर आप इसको मूव नहीं करते इधर उधर। तो हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जहां से ये मैथमेटिकली चैप्टर शुरू होता है, वो ये है, आप यहाँ पे लिखिए अपनी कॉपी में कि ये लेबल्ड चित्र आपको क्या शो कर रहे हैं, वो चित्र बनाते ही पता चल जाएगा ना आपको। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ए टाइम वेराइंग वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक, या सॉरी, प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता होगा, ऐसा फैराडे का नियम है। ईएमएफ को अपन लेटर ई से दिखाएंगे, इसका जो वैल्यू है वो इक्वल है
डी फाई बाय डी टी, और डी फाई यहाँ पे क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो होता है ईएमएफ। ये होता है ईएमएफ का वैल्यू, ठीक है। ये फैराडे का नियम है ना, कि अगर आप कहीं से टाइम के साथ फ्लक्स बदलते हो, तो अगर आप कंडक्टर के अंदर ऐसा कर पाते हो तो कंडक्टर के अंदर आपको करंट देखने को मिल जाएगा अगर वो क्लोज्ड है तो यानी कि एक ईएमएफ का सोर्स कहीं से जनरेट हो गया है और वो उस मैग्नेट को पास ले जाने या दूर ले जाने की वजह से हुआ होगा। तो यानी कि मैग्नेट का पास आना या दूर होना ईएमएफ प्रोड्यूस करता होगा। तो मैग्नेट पास आने या दूर होने से क्या करती होगी, उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है मैग्नेट की, वो क्या चीज होती होगी, वो क्या हो जाती होगी, चेंज हो जाती होगी, है ना। अच्छा, अपन इस नियम को डिटेल में पढ़ें, लेंज लॉ को डिटेल में पढ़ें उससे पहले एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूं जिसका नाम है फ्लक्स। आप लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। जैसे पाई जो है वो टाइम का फंक्शन है और टाइम की एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे बीटी है, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, कांस्टेंट ईएमएफ आ जाएगा ना। कांस्टेंट ईएमएफ मतलब कांस्टेंट करंट। कुछ जरूरी नहीं है, मतलब करंट कांस्टेंट है, नॉन स्टेडी है, स्टेडी है, वो डिपेंड करता है ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस हो। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल बोलूं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल बोलेंगे। वजह, क्योंकि किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जाती हैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इसके बराबर लिखने से क्या होगा कि मान लो किसी बालक ने 3 लाइंस किसी एरिया से गुजारी, तो बहुत बढ़िया है कि हाँ ठीक है सर 3 लाइंस तो गुजरती हैं, 4 लाइन भी गुजरती हैं, लेकिन 3.2 लाइनें तो नहीं गुजरती हैं। लेकिन फ्लक्स का आंसर क्या आ सकता है, 3.2 डेसिमल में आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का तो नहीं आता है। तो फ्लक्स क्या है, बेसिकली एक क्राइटेरिया है। अच्छा, फील्ड लाइंस भी बन जाता है अगर आप 1 कूलम चार्ज से कितनी लाइनें खींचो, 1/ε0 लाइनें खींचो। ये सब मैंने आपको बताया था उस टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वही डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू, रेशियो बता देगी ये फील्ड लाइंस आपको 2 जगहों पे, टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम ए सर्टन एरिया। पासिंग पेनिट्रेटिंग है ना, पासिंग थ्रू एन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया को पास करके जा रही। जैसे इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर जा रही, तो इस एरिया से 30 जा रही हैं, और यहाँ पे कोई एरिया है उससे कितनी जा रही है, 20, इतना ही एरिया है मान लो, और उससे जा रही है 20। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर दोनों सेम ओरिएंटेशन में 30 वाले पे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बताता है। जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ज़्यादा पास कर रही है ना, बनाओ आप चाहे कितनी भी, है ना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इतना ही एरिया मैं आगे ले लेता हूँ ऐसा कैसा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी, ठीक है। तो कहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस टाइप से हैं। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, ऑब्वियसली φ1, सेम एरिया है, सेम ओरिएंटेशन है, φ1 इज मोर देन φ2। φ1 पर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, इस एरिया पे पर्टिकुलरली क्या है ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये डेंसिटी ज़्यादा है, क्राउडेडनेस ज़्यादा है। तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। आप एक ही बी लो, आप एक काम करो, एक ही बी ले लो। जैसे ये 2 एरिया ले लेता हूँ मैं,
एक छोटा एरिया ले लेता हूँ, सेम भी है ना, यूनिफॉर्म भी है ना, जैसे सोलेनोइड में हो जाता है। एक ही बी ले लिया अपन ने, कौन से फील्ड लाइन ज्यादा जा रही हैं? बड़े वाले से ज्यादा जा रही हैं, यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड और सेम ओरिएंटेशन होने से जो फ्लक्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब वही एरिया वेक्टर ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे ऐसा कुछ एरिया है, ऐसा एरिया वेक्टर इसका इस तरफ है, ठीक, और एक ऐसा लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर भी मान लो, इधर मान लेते हैं, ठीक है, या राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजूंगा तो मैं इधर ही मान लेता हूँ इसका एरिया वेक्टर, ऐसा आउटवर्ड। आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड इनवर्ड हो सकता है क्या? ये कौन सा एरिया है? ओपन एरिया। ओपन एरिया में आउटवर्ड इनवर्ड नहीं बताते हैं, यहाँ पर क्लोज एरिया में बताते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से ऐसे ऐसे दोनों एरियाज की वैल्यू ए है। तो मुझे बताओ इसमें से कितनी लाइंस पेनिट्रेट करके जा रही हैं इस एरिया को, इसी तरफ जा रही हैं, तो जीरो। इसमें से ज्यादा जा रही हैं, और जैसे ही आप इसको ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, जैसे ये वाला है, तो लाइंस क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, यानी इस थीटा पे डिपेंड करती है। ये थीटा बेसिकली किसके बीच में है? जैसे इसमें से तो जीरो जा रही है, तो एरिया वेक्टर और बी हमारे पास दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो जीरो वाले में ज्यादा जा रही है, 90 वाले में एक भी नहीं जा रही है, तो कौन सा वेक्टर लिखेंगे? कॉस। तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कॉस थीटा के। यहाँ पे थीटा, इसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। कुल मिला के पूरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेगा? आई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब मान लो कि ये बोर्ड है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वापस वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात है। यहां इस इतने एरिया में बी का वैल्यू B1 है, यहां इतने एरिया में बी का वैल्यू, सेम टू सेम एरिया ले लो, चलो ऐसे सेम एरिया ले लेते, इतने में B2 है। यहां ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो, मान लो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है और वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा है और मैं आपसे पूछूं कि इस बोर्ड में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया, हर एरिया में से सर जी अलग अलग जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। या फिर आप ऐसा कह लो कि अलग अलग नहीं जा रहा, लेकिन यहां पर बी की डायरेक्शन ये है, इस एरिया पे, इस एरिया में से बी ऐसे जा रहा है। ऊपर वाला कोई एरिया है इतना का इतना, उसमें से बी ऐसे जा रहा है, उसमें ऊपर वाले में ऐसे जा रहा है। तो कैसे बता पाइएगा कि कितना है? हर जगह क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो अपन इसके लिए क्या कंसेप्ट डिफाइन करते हैं कि हम क्या फाइंड करेंगे? डी फाई। डी फाई क्या होता है? एक बहुत छोटे से एलिमेंटल एरिया में से जाने वाला फ्लक्स। ये एरिया ले लेंगे और इसमें से क्या देख लेंगे? फ्लक्स। फिर ये एरिया ले लेंगे, इसमें से क्या देख लेंगे? फ्लक्स। ये फ्लक्स कैसे निकालेंगे? यहां का बी इनटू में ये एरिया इनटू में इन दोनों के बीच का एंगल, फिर यहां का बी इनटू में ये एरिया इनटू में इन दोनों के बीच का एंगल, ऐसे ऐसे करके 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 सारा क्या निकाल देंगे? फाई निकाल देंगे। और इसके लिए हमें सुटेबल लिमिट्स दी होगी क्या? हाँ ऑब्वियसली दी होनी चाहिए। कि बी मान लो ऐसा है, बी नॉट वाई आई कैप, ये बी है इस एरिया की लोकेशन पर। तो ये एरिया के साथ साथ ऊपर जाने के साथ साथ क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? ऐसे एरियाज लेंगे, मतलब इस पूरे वाई पर, ये जो हाइट वाई है यहां से इस पूरे वाई पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। और कितना है? बी नॉट वाई। लेकिन इस वाई पे कुछ और है, तो कैसे करेंगे? इस इतने एरिया में से बहुत छोटा सा डी वाई इसकी लेंथ, और मान लो ये दूरी है ए, कितना एरिया हो जाएगा इसका? ए डी वाई। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वाई इंटू में ए डी वाई। इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? उसी तरफ है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? हर जगह ही 1, और थीटा क्या हो जाएगा? 0। फिर बात समझे क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं?
इसके कुछ एग्जांपल्स देखें क्या? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, पहले तो दिख ही रहा है पर मैं फिर भी हाईलाइट कर दूं इसको। फ्लक्स कब चेंज होगा? बी ए कॉस थीटा, तीन चीजें हैं ना, है ना फ्लक्स में। क्या क्या बदल सकता है? बी, बी बदले तो फाई बदलेगा, ए बदले तो फाई बदलेगा, और थीटा बदले तो फाई बदलेगा। जैसे आपके पास है ना, कोई भी चीज ले लो आप, ये जैसे मोबाइल फोन है ना, इस मोबाइल फोन में देखो कि यहाँ से ऐसा इस ओरिएंटेशन में है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इसको आप घुमाने लग जाओ, यही एरिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? बी है। लेकिन आप थीटा बदलने लग जाओ, इसका क्या करने लग जाओ? थीटा, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा। फिर ऐसे से फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसमें से फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलता हुआ फ्लक्स क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बदलता हुआ फ्लक्स क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ईएमएफ क्रिएट करता है। तो इसी बात पर कौन आधारित है? आपका जनरेटर। जनरेटर में दो मैग्नेट्स के बीच में क्या लगा होता है? ऐसा ही एक करंट को रिंग कॉइल लगा होता है जिसमें करंट जा सके, करंट कैरिंग नहीं होता, वो करंट कैरिंग बाद में बन जाता है। और उसको अपन क्या करते हैं? मैकेनिकली घुमाते हैं, और उसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहता है? चेंज। उसकी वजह से क्या बनता है? ईएमएफ, जिसकी वजह से हमें करंट मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहो बी बदलो, आप चाहो तो ए बदलो, आप चाहो तो थीटा बदलो, इन तीनों ही केस में फाई क्या होगा? चेंज होगा। और तीनों के ही हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हमको आना चाहिए फाई कैलकुलेट करना, ठीक है? तो फाई कैलकुलेट करते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो सबसे पहले डेटा दे देता हूँ, आसान डेटा दे देता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसी प्लेन में है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और इसी प्लेन में ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करते, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड एकदम आपको पी नॉट माइनस के कैप दे देता हूँ, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ फ्लक्स, इसका साइड ए है, जो पासिंग थ्रू द, किसी एरिया से पास होता है फ्लक्स, किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड होता है हमेशा फ्लक्स, पासिंग थ्रू द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना, ये बताना हमको। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। बेस कितना है? ए, और हाइट कितनी है? ये वाली हाइट। अगर आपको नहीं निकालना आता ये, तो अपन वंस फॉर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? हाफ बेस इनटू में हाइट। हाइट क्या होगी? √3/2a, क्योंकि a का कौन सा कंपोनेंट होगी? sin 60। क्या हो जाएगा ये? √3a² 4, ये हो जाएगा एरिया। और क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है क्या? वैल्यू में, डायरेक्शन में, किसी चीज में अलग अलग है, तो सीधा एरिया मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ। और एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो माइनस के कैप में ले लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ही बताना है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए। तो फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इनटू में एरिया, ये ऐसा। इजी पीजी, ठीक है। नेक्स्ट, मान लेते हैं ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉक्स है, और इसको रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ मैं शेप में। यहाँ पे कोई बॉक्स है, ऐसा, ठीक है। डन। इसका साइड है, इसका साइड है ए, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए।
और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी है, बी नॉट वाई माइनस के कैप। आपको इस स्क्वायर वाले में से फाई बताना है, स्क्वायर में से फाई बताना है, स्क्वायर एरिया में से। इस बार क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? इस बार हमको एरिया वेक्टर अपन ऐसा करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, अब वैल्यू में कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करें भाई, यहां वाला करें, यहां वाला करें, यहां वाला करें, कोई नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं से पता चल जाना चाहिए, इंटीग्रेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनटू एरिया नहीं कर पा रहे हैं, एरिया तो ए स्क्वायर है इसका, तो इंटीग्रेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी भी हाइट वाई पे चले जाओ, किसी भी हाइट पे चले जाओ, वाई हाइट है ये, कोई भी हाइट वाई पे गए और यहां से डी वाई लेंथ की एक पट्टी लेंगे, डी वाई लेंथ की, और इसमें से जाने वाला फ्लक्स पूछिए अपने आप से, इसमें से जाने वाला फ्लक्स पूछिए। तो ए इसकी लंबाई है, डी वाई ये वाली विड्थ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर के अलोंग है, हाँ, तो फाई क्या हो जाएगा, बी इंटू में एरिया वेक्टर, लेकिन छोटा सा एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी फाई, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा अपने पास पूरा नेट फाई। डॉट प्रोडक्ट भी कर देता हूँ, वैसे इसमें डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है, cos थीटा का वैल्यू 1 है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, किस हाइट पे हैं हम, किसी भी हाइट वाई पे हैं, किसी भी हाइट वाई पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, पी नॉट वाई इंटू में बी नॉट वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, इंटू में एरिया, एरिया क्या है, ए डी वाई। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर ए तक, इतने ही एरिया में से बताना है ना अपन को फ्लक्स। फ्लक्स किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड होता है हमेशा, है ना, किसी एरिया में से बताते हैं अपन फ्लक्स। तो क्या आ जाएगा ये, बी नॉट बाहर, ए बाहर, वाई डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर ए तक। क्या आंसर आ जाएगा ये, हाफ पी नॉट ए क्यूब, ये क्या आ जाएगा, फ्लक्स फाई आ जाएगा, इजी। अच्छा, इसमें ना एक HW प्रॉब्लम में लिख लेना, आप घर पे कर लेना उसको। इसको मैं अगर ए हाइट यहां से उठा दूं, इस लूप को अपन ए हाइट यहां से उठा देते हैं, अगर ऐसे ए हाइट ट्रांसलेट कर देते हैं ऊपर की तरफ, ए हाइट ऊपर ट्रांसलेट कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा इस बार, लिमिट रखनी पड़ेगी अलग, क्या रखनी पड़ेगी, ए से लेके 2a, बात वही रहेगी। अरे क्लियर है क्या सबको, कर लेंगे इस टाइप के आसान क्वेश्चन, पक्की बात है। अब जैसे रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे दी, सर्कल दे दिए, और ये सब कर लेंगे, ठीक है। अब एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो नेचुरली कॉजिंग एग्जांपल है, वो दो एग्जांपल ले लेता हूँ चलो। एक में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी मैथ्स है, एक में नहीं होगी ज़्यादा। ये करंट कैरिंग वायर है आई का, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर इससे ए दूरी पर है, ये स्क्वायर इससे ए दूरी पर है, ये दूरी है ए, और इसका साइड भी है ए, इसका साइड है बी, साइड है बी, ठीक है। ऐसा आपको इसमें से जाने वाला फ्लक्स बताना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। क्या फ्लक्स, क्या जो फ्लक्स है वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, नहीं, क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं करता वो फ्लक्स प्रोड्यूस, वो खुद ही प्रोड्यूस्ड है। अगर वो बदलता है किसके साथ, टाइम के साथ, अगर टाइम वेराइंग है वो, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आंसर आ जाएगा इसका, देखो यहां से, देखो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे जो है, इस वायर का, वही मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग मैग्नेटिक फील्ड है।
तो अपन को यहां पर एक छोटी सी ऐसे पट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। कितनी लेंथ की? अगर ये दूरी x है तो हमको कितनी लेंथ की पट्टी लेनी पड़ेगी? dx। और इसमें से जाने वाला क्या देखना पड़ेगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितना होगा वहां का मैग्नेटिक फील्ड? b इंटू में एरिया। एरिया कितना है इसका? b हाइट है और dx इसकी विड्थ है, एरिया हो जाएगा। और है भी अंदर की तरफ, और ये एरिया इसी प्लेन में है, मतलब एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, और ये जो एरिया बना हुआ है वो इसी प्लेन में है। अब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक्स का फंक्शन है? बिल्कुल है, तो उसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो। क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx इंटू में बी डी एक्स। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ये क्या है? किसी भी एक्स दूरी का क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स, ये तो फ्लक्स है, मतलब ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाहर, 2π बाहर, b बाहर, dx बाई एक्स। dx बाई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? ln x। कहां से कहां तक? a से लेकर a प्लस b तक x जाएगा आपका। बहुत बार हो रखा है ये। म्यू नॉट आई b अपॉन में 2π ln a प्लस b अपॉन में a। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीखे क्या? एक ठीक ठाक क्वेश्चन कर लो, लास्ट है, मतलब फ्लक्स के लिए लास्ट है। फ्लक्स कैलकुलेट करना बढ़िया से आना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेट करना है अपन को, कैलकुलेट फाई। कैलकुलेट फाई। और प्रॉब्लम ये है कि ये वही वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पर एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसा। इसके साइड्स को आप ए मान लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, माइंड फ्लक्स। तो आएगा आंसर। देखो, इसमें अपन को कैसा अरेंजमेंट बिठाना पड़ेगा? कुछ ऐसा जिससे कैलकुलेशन कर सकें। ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये एंगल 45, ये भी 45। यहां से किसी भी दूरी x पे आओ आप, और ये बहुत पतली स्ट्रिप है dx लेंथ की, है ना। इसका फ्लक्स निकाल लो। वैसे आप पूरी भी ले सकते हो, पर मैं आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूं ये बात। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? dx इसका विड्थ इनटू में ये वाली हाइट। अरे हाँ कि नहीं? मतलब ये वाली, मतलब इसके साथ वाली, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये जो हाइट है। ठीक है, और dx क्या हो जाएगी इसकी? अच्छा, एक डेटा, ये आप कुछ भी b ले लो यार। ये डिस्टेंस तो कुछ लेनी पड़ेगी ना, जहां से लिमिट स्टार्ट करनी है अपन को x की, है ना। इसका एरिया बता सकते हो क्या? इसकी हाइट इंटू में dx हो जाएगा, तो मतलब dx तो पता चल गया। केवल और केवल क्या बताना है? इसकी हाइट बतानी है। इसकी हाइट बता सकते हो क्या यार? राइट एंगल ट्राइंगल से भी बता सकते हैं। बाकी ये दूरी कितनी है? x। और ये कितनी है? b। ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? x माइनस बी। बिल्कुल। तो 45 डिग्री वाले ट्राइंगल की एक खास बात होती है बच्चों। क्या? कि अगर ये x माइनस बी है तो ये भी x माइनस बी होगा। बहुत बढ़िया, तो हो गया बस। तो b यहां का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx इनटू में ये b डॉट डी ए कितना है यहां पे? x माइनस बी हाइट है, इनटू में dx। म्यू नॉट आई बाय 2π, ये सब बाहर चला जाएगा,
x बाय एक्स हो जाएगा 1, तो यहां पे रह जाएगा dx माइनस b बाय एक्स dx। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, b से लेकर ये a cos 45 तक, b प्लस a बाय √2। लेकिन बच्चों मेरे को यहां पे जो आंसर आया है इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, तुम बता सकते हो क्या करना पड़ेगा। ये फ्लक्स इसमें से जाने वाला फ्लक्स का आंसर है, अरे हाँ कि नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। फाई नेट के लिए इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, अगर ये फाई है इसको आप इंटीग्रेट करने के बाद कह रहा हूं, हाँ ऊपर वाले ट्राइंगल का फ्लक्स आएगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रिप ली थी और हाइट क्या ली थी, ये ट्राइंगल के लिए हाइट क्या ली थी, ये इतनी सी हाइट ली है ना, लेकिन एक्चुअली तो ये है मामला, डबल है ना, सिमेट्रिक है मामला। यहां से जो भी फाई आ जाए उसको आप क्या कर देना, ये जो फाई है तो फाई नेट जो आ जाएगा, जो टोटल फाई होगा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस फाई, तो डबल कर देना। डन है। Oh no. कौन सा, ये ए दिया होता ना आपको, ये 90 डिग्री है,